दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 4, मतलब हम चैप्टर 2 शुरू कर चुके हैं, प्रोविजंस रिगार्डिंग रेंट। चैप्टर 1 में हमने 3 सेक्शन पढ़े। पहले में हमने देखा शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट। सेक्शन 2 में हमने डेफिनेशन देखी और सेक्शन 3 में हमने देखा कि कुछ प्रॉपर्टीज अकोमोडेशन होने के बावजूद एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट से बाहर रखी गई है, मतलब एमपी अकोमोडेशन एक्ट उन प्रॉपर्टीज पर अप्लाई नहीं होता है। एक ऐसा ही सेक्शन, इससे ही मिलता जुलता सेक्शन एक सेक्शन 4 है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि सेक्शन 3 एक्सेप्शन था और सेक्शन 4 एग्जम्पशन है। सेक्शन 3 पूरे एक्ट उस पर लागू नहीं होता था, लेकिन सेक्शन 4 की बात करें तो लिमिटेड एक्सेप्शन हम इसको कहेंगे कि 5 साल तक की जो भी नई प्रॉपर्टी, न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होती है, उन पर चैप्टर 2 अप्लाई नहीं होगा। मतलब सेक्शन 4 to 11 का जो पूरा चैप्टर है, ये चैप्टर उन 5 साल नए कंस्ट्रक्टेड अकोमोडेशंस पर अप्लाई नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि सेक्शन 4 एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 5 to 11। आइए हम इसको सेक्शन को पढ़ लेते हैं। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी अकोमोडेशन और पार्ट देयरऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हिच वाज कंप्लीटेड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच कंप्लीशन ऑफ सच कंस्ट्रक्शन वाज नोटिफाइड टू द लोकल अथॉरिटी कंसर्न। इसका मतलब जो भी नई बिल्डिंग है, नया कंस्ट्रक्शन है, 5 साल तक उन पर अप्लाई नहीं होगा। कब से शुरू होगा? जब से आप उसको नोटिफाई कर दोगे। अब ये नोटिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति अपना घर बना के नोटिफाई करेगा। किस तरह सेक्शन 4 के तहत हम आपको नोटिफाई करते हैं, आज से 5 साल तक के लिए हम हमारी मर्जी वो करेंगे। नहीं, आप जैसे अगर आपका प्लॉट है, आप अब तक प्लॉट का टैक्स भरते हो, आपने मकान बनाया, अब आप मकान का टैक्स भरते हो, तो मकान का टैक्स भरते हो ना, वो भी अपने आप में एक नोटिफिकेशन है, वो भी अपने आप में एक नोटिस है। और जैसे ही वो टैक्स का असेसमेंट शुरू हो जाता है, आपके 5 साल शुरू हो जाते हैं। अब इसका फायदा क्या है? ये एक्सेप्शन है 4 to 11 का। तो कुछ 4-5 हम चीज देख लेते हैं। लैंडलॉर्ड टेनेंट रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से होगा। मतलब 5 साल बाद की बात अगर हम बात करें तो रेंट स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा कोई भी लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट से नहीं ले सकता है, लेकिन 5 year न्यूली कंस्ट्रक्टेड पर ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं होता है। और लैंडलॉर्ड टेनेंट का जो भी एग्रीमेंट होगा उसके हिसाब से टेनेंट पर रेंट अप्लीकेबल होगा। नो स्टैंडर्ड रेंट कैन बी फिक्स्ड अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 में आरसी अथॉरिटी स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करती है, लेकिन चूंकि एक्सेप्शन है तो न्यूली कंस्ट्रक्टेड 5 years प्रॉपर्टी पर यह भी लागू नहीं होगा। रेंट की अगर हम इंक्रीज की बात करें तो सेक्शन 8 में कुछ गाइडलाइंस है, कुछ प्रिंसिपल्स है, जिनके हिसाब से ही रेंट को लॉफुल इंक्रीज किया जा सकता है। लेकिन चूंकि एक्सेप्शन है तो इसका मतलब रेंट का जो इंक्रीज होगा वो एज पर लैंडलॉर्ड टेनेंट एग्रीमेंट चलेगा एंड नॉट एज पर सेक्शन 8। नेक्स्ट, कैन रिसीव प्रीमियम पगड़ी। सेक्शन 6 में कुछ चीजें प्रीमियम पगड़ी वगैरह का भी एक्सेप्शन कर रखा है, मतलब उन्हें भी हटा रखा है। मतलब 5 साल बाद आपको वो लेने का अधिकार भी नहीं है, लेकिन 5 साल तक आप ये ले सकते हो। नो इंटरफेरेंस ऑफ आरसीए। रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी पर कोई शिकायत करता है कि सर ये हमसे रेंट स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा ले रहा है, तो वो इंटरफेयर नहीं कर सकते अगर आपका कंस्ट्रक्शन 5 year में बना हुआ है तो। और लास्ट है ऑल्सो अप्लाई इन 12(1)H केसेस, रीड विद सेक्शन 18। 12(1)H में ग्राउंड है कि अगर आपको अपना मकान को न्यूली कंस्ट्रक्शन करना है तो आप आपके किराएदार को इस ग्राउंड पे बाहर निकाल सकते हैं। और सेक्शन 18 में कोर्ट को एक ड्यूटी है कि आपको उस किराएदार से पूछना है कि क्या आप वापस इंटर करोगे। अब सवाल ये, मेरा मकान पुराना था, मेरे किराएदार पुराने थे, मैंने 12(1)H ग्राउंड पे खाली करा लिया, अब मैं बनाऊंगा न्यूली कंस्ट्रक्शन, मेरा मकान पूरा नया बनेगा। तो सवाल ये है कि उस टेनेंट पे जो आज से 10 साल पहले से मेरा रह रहा था और जो आने वाले 10 साल भी रहने के मूड में है, लेकिन इस बीच में अपना मकान को न्यूली कंस्ट्रक्शन कर चुका हूं, पूरा जमीन से हटा के उससे पूरा नया बना दिया है, तो क्या अब सेक्शन 4 उस पर अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? तो डेफिनेटली सेक्शन 4 उस पर अप्लीकेबल होगा। कोर्ट उससे सेक्शन 18 में पूछेगी कि आपको वापस एंट्री लेना है या नहीं लेना है, लेकिन उसकी इंटर होने की जो शर्त होगी इस बार लैंडलॉर्ड खुद तय करेगा। आरसी अथॉरिटी या स्टैंडर्ड रेंट जैसा कोई भी नियम उस पर लागू नहीं होगा। तो ये सेक्शन 4 एज एन एक्सेप्शन फॉर्म था। और इसके बाद हम सेक्शन 5
टू 11 देखते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस और रूल्स लगती है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में रेंट को तय करने के लिए। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 5। सेक्शन 3 में बड़े खुश थे, है ना, गवर्नमेंट पे लागू नहीं हो रहा है, लोकल अथॉरिटीज पे लागू नहीं हो रहा है, होम्स कुछ बच रहे, कुछ इंस्टीट्यूशंस पे लागू नहीं हो रहा है। सेक्शन 4 से भी बड़े खुश थे, 5 साल तक नए नए मकान पर हमारा केवल हमारा अधिकार है, हम जो तय करेंगे वो होगा। लेकिन अब चालू होता है असली एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, और अब हम देखते हैं कि हम कितने बड़े लैंडलॉर्ड हैं। सेक्शन 5 बोलता है कि रेंट इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट नॉट रिकवरेबल। मतलब भैया आप ऑनर भी हो सकते हो, आप मकान मालिक हो सकते हो, लेकिन रेंट कितना होगा यह सरकार तय करेगी, यह रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी तय करेगी। सेक्शन 5 बेसिकली इट लिमिट्स द लायबिलिटी ऑफ टेनेंट। टेनेंट की लायबिलिटी तय करता है। टेनेंट की लायबिलिटी मतलब कि किराएदार को कितना रेंट देना है। ही इज लायबल ओनली फॉर स्टैंडर्ड रेंट वॉट एवर बी द एग्रीमेंट। आप दोनों ने, लैंडलॉर्ड और टेनेंट ने मिलके कितना भी बड़ा एग्रीमेंट कर लिया हो, डज नॉट मैटर। सेक्शन 5 बोलता है कि एग्रीमेंट ऑफ एक्सेस रेंट डीम टू बी स्टैंडर्ड रेंट ओनली। मतलब किराया स्टैंडर्ड रेंट जो सरकारी है, मान लो वो 10,000 रुपए और आप 15,000 रुपए ले रहे हो, तो आपके 15,000 को 10,000 पड़ा जाएगा, केवल इतनी सी बात है। नेक्स्ट, अमाउंट मस्ट बी फिक्स्ड बाय आरसीए ओनली, है ना। स्टैंडर्ड रेंट कौन तय करेगा? आरसीए। इसका क्या मतलब है? टिल रेंट इज फिक्स्ड एग्रीड रेंट विल अप्लाई। जब तक आपका किराएदार आरसीए अथॉरिटी के पास सेक्शन 10 की एप्लीकेशन देकर अपना स्टैंडर्ड रेंट फिक्स नहीं करवाता है, तब तक एग्रीड रेंट विल अप्लाई। एक और खास बात है, स्टैंडर्ड रेंट कब अप्लाई होगा? वेयर एग्रीड रेंट इज मोर देन स्टैंडर्ड रेंट, तभी वो अप्लाई होगा। तो सेक्शन 5 बोलता है कि किराएदार को कितना रेंट मैक्सिमम देना होगा, इससे ज्यादा उसे नहीं देना होगा, लेकिन उसके लिए उसको सेक्शन 10 की एप्लीकेशन आरसीए अथॉरिटी को लगानी पड़ेगी, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करने का अधिकार केवल उन्हीं को है। आप आपके दिमाग से आपके अड़ोस पड़ोस में फिक्स हुए आरसीए के किसी रेंट को देखकर भी आप अपना स्टैंडर्ड रेंट तय नहीं कर सकते। आपका स्टैंडर्ड रेंट तय आरसीए अथॉरिटी करेगी, और इसलिए जब तक वो अथॉरिटी फिक्स नहीं करती है, आपका एग्रीड रेंट ही मान्य होगा। तो सेक्शन 5 में इतनी सी बात थी।